नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण अधिसूचना को समझने वाले हैं। ये है उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। जी, ये नियम 31 अक्टूबर 2011 को जारी हुए थे और ये केंद्रीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब जो हमारा मेनाटी एक्ट है, उसी की धारा 38 के तहत बनाए गए। हाँ, और हमारा जो आधार है आज की बातचीत का, वो उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल अधिसूचना ही है। और देखिए, आज की चर्चा खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए बहुत काम की होने वाली है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि नियमों के हर पहलू को बारीकी से देखें, उन तथ्यों, परिभाषाओं, प्रावधानों पर फोकस करें जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, शिक्षा का अधिकार तो अब मौलिक अधिकार है, पर वो जमीन पर कैसे लागू होगा ये तो राज्य के नियम ही तय करते हैं, है ना? सही कहा। और उत्तराखंड के ये नियम राज्य की अपनी जो भौगोलिक सामाजिक जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए। तो इनमें कई ऐसी चीजें जो परीक्षा के लिहाज से बहुत खास हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भाग 1, प्रारंभिक। इसमें धारा 1 और 2 है। धारा 1 तो सीधी सी है, बस नाम बताती है, उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011। कहाँ लागू होगी? पूरे उत्तराखंड में। और कब से? जब से गजट में छपी। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। असली चीज है धारा 2, परिभाषाएं। यहाँ कई ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। बिल्कुल, ये परिभाषाएं तो जैसे नींव हैं। जैसे अधिनियम का मतलब है सेंट्रल आरटीई एक्ट 2009। शैक्षणिक सत्र मतलब अप्रैल से मार्च, ये तो ठीक है। लेकिन कुछ परिभाषाएं सीधी पूछी जा सकती हैं, जैसे शैक्षणिक प्राधिकरण यानी एकेडमिक अथॉरिटी कौन है उत्तराखंड में? हाँ, ये जरूरी है। नियम कहता है कि यह है SCERT उत्तराखंड, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसे याद रखना है। और बालक की परिभाषा मतलब चाइल्ड। सामान्य तौर पर तो 6 से 14 साल का कोई भी लड़का या लड़की, पर यहीं एक कह सकते हैं पेच है। अच्छा, क्या? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए ये उम्र सीमा है 6 से 18 साल। ये अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, ये 6-14 और 6-18 वाला फर्क याद रखना होगा। बिल्कुल। और 2 समूह बहुत अहम हैं। एक अलाभित समूह का बालक और दूसरा दुर्बल वर्ग का बालक। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अलाभित समूह में कौन कौन आते हैं? इसमें SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे, PWD एक्ट 1995 के तहत, और कुछ और श्रेणियां भी हैं, जैसे विधवा या तलाकशुदा मां पर आश्रित बच्चे, अगर मां की सालाना आय 80,000 रुपए से कम है। अच्छा, 80,000 की सीमा है। हाँ, फिर HIV प्रभावित बच्चे या जिनके माता पिता HIV प्लस हैं, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता विकलांग हैं, PWD एक्ट 1995, और उनकी सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है। 4.5 लाख, ठीक है। और इसी अलाभित समूह के लिए एक और खास बात है, जो 25% कोटा होता है ना स्कूलों में। हाँ, धारा 12 वाला। जी, तो उस कोटे के तहत जो अलाभित समूह के बच्चे भर्ती होंगे, उनमें 50% लड़कियां होनी चाहिए। ये सामाजिक समावेश के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है। ये 50% लड़कियों वाला पॉइंट नोट करने लायक है। और दुर्बल वर्ग कौन है? दुर्बल वर्ग वो हैं जिनके माता पिता या अभिभावक की सालाना आय 55,000 रुपए या उससे कम है। 55,000, तो ये 3 आय सीमाएं हो गईं। विधवा माँ के लिए 80,000 से कम, विकलांग माता पिता के लिए 4.5 लाख से कम, और दुर्बल वर्ग के लिए 55,000 या उससे कम। ये तीनों याद रखनी होंगी। हाँ, ये सीधे MCQ बन सकते हैं। एक और परिभाषा जो जरूरी है वो है पास पड़ोस का स्कूल। हाँ, नेबरहुड स्कूल। हाँ, इसकी क्या दूरी तय की है? सरकारी स्कूलों के लिए प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए पैदल दूरी 1 किलोमीटर, और अपर प्राइमरी मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए पैदल दूरी 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, और जो दूसरे स्कूल हैं जैसे निजी स्कूल, उनके लिए सरकार या स्थानीय अथॉरिटी तय करेगी, पर ये 1 और 3 किलोमीटर वाली दूरी सरकारी स्कूलों के लिए पक्की है। तो इस भाग आई को संक्षेप में याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एड्स बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे आयु सामान्य 6-14, विशेष 6-18, जेन 6-14, स्पेशल 6-18, पड़ोस स्कूल प्रा 1 ऊपरा 3 या P1 UP3, आय सालाना, दुर्बल शीणवीक 55 के, अलाभित में विधवा माँ
80K, अलाभित में विकलांग माता पिता 4.5 लाख। बढ़िया। तो यहाँ से सवाल आ सकता है, जैसे कि उत्तराखंड आरटी नियमों के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की आयु सीमा क्या है? और जवाब होगा C 6-18 वर्ष, क्योंकि नियम 2F यही कहता है। या फिर प्राथमिक कक्षाओं I से 5 के लिए पास पड़ोस के स्कूल की अधिकतम पैदल दूरी B 1 किलोमीटर, नियम 2M के अनुसार। या ये भी पूछ सकते हैं कि शैक्षणिक प्राधिकरण कौन है? हाँ, उसका जवाब होगा C SCERT उत्तराखंड, नियम 2B। ठीक है, तो परिभाषाएं स्पष्ट हैं। हाँ जी। अब आते हैं भाग 2 पर, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार। इसमें एक ही धारा है, धारा 3। ये उन बच्चों के बारे में है जो स्कूल से बाहर हैं। जी, ये धारा बहुत जरूरी है। ये पक्का करती है कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। नियम 3 कहता है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी BEO और स्कूल प्रबंधन समिति मतलब SMC, ये दोनों मिलकर 6 से 14 साल के उन बच्चों की पहचान करेंगे जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पहचान हो गई, फिर उन्हें उनकी उम्र के हिसाब से जो सही कक्षा हो उसमें दाखिल करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित करना BEO और SMC की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो सीधे अपनी उम्र की क्लास में कैसे बैठेगा? हाँ, यहीं पर विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। अगर बच्चा अपनी उम्र के बच्चों से पढ़ाई में पीछे है तो उसे ये खास ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, इस ट्रेनिंग के बारे में क्या खास बातें? पहली बात, इसकी जो सामग्री होगी वो SCERT से मंजूर होगी और बच्चे की उम्र के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन की जाएगी। कहाँ होगी ये ट्रेनिंग? स्कूल में? हाँ, स्कूल के अंदर भी हो सकती है या फिर सरकार द्वारा मंजूर किसी सुरक्षित हॉस्टल या आवासीय सुविधा में भी हो सकती है। और देगा कौन ये ट्रेनिंग? स्कूल के टीचर दे सकते हैं, रिटायर्ड टीचर, महिला समाख्याते लोग या कोई NGO भी। सरकार कोई और तरीका भी बता सकती है। और कितने समय चलेगी ये ट्रेनिंग, ये जरूर पूछा जा सकता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अवधि 3 महीने है, लेकिन अगर जरूरत हो बच्चे की सीखने की रफ्तार के हिसाब से तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। 3 महीने न्यूनतम, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद बच्चा अपनी उम्र वाली कक्षा में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया जाएगा। शिक्षक उस पर लगातार खास ध्यान देंगे ताकि वो कक्षा के साथ घुल मिल जाए और पढ़ाई में पीछे ना रहे। और ये सब ठीक से हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी कौन करेगा? SMC की जिम्मेदारी है कि बच्चा नियमित रूप से स्कूल आए और पढ़ाई जारी रखे। ये स्कूल की विकास योजना का हिस्सा होना चाहिए। और BEO की भी पूरी जिम्मेदारी। तो इस धारा 3 के लिए मेमोरी एड क्या हो सकता है? विशेष प्रशिक्षण, न्यूनतम 3 महीने, ST3M। और पहचान कौन करेगा? BEO प्लस SMC। इस पर सवाल बन सकता है कि विशेष प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि क्या है? B 3 महीने। या फिर विशेष प्रशिक्षण सामग्री को कौन मंजूरी देता है? D शैक्षणिक प्राधिकरण SCERT। बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। इसमें धारा 4 से 11 तक है। धारा 4 फिर से पास पड़ोस के स्कूल की बात करती है, लेकिन और विस्तार से। हाँ, धारा 4 सिर्फ दूरी 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि स्कूल खोलने के लिए उस इलाके में कम से कम कितनी आबादी या कितने बच्चे होने चाहिए। अच्छा, क्या मानक है? जैसे प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 खोलना है तो 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 200 की आबादी होनी चाहिए। और अगर गांव का इलाका है तो 6 से 11 साल के कम से कम 25 बच्चे हों, शहरी है तो 40 बच्चे। 25 गांव में, 40 शहर में। और अपर प्राइमरी 6-8 के लिए? उसके लिए 3 किलोमीटर का दायरा, कम से कम 400 की आबादी। और जहां से बच्चे आएंगे यानी जो फीडर प्राइमरी स्कूल है उसकी कक्षा 5 में गांव में कम से कम 25 बच्चे हों और शहर में 40 बच्चे। ये नंबर थोड़े याद रखने पड़ेंगे। आबादी 200-400, बच्चे गांव में 25-25, शहर में 40-40। जी, और एक और अहम बात, इन मानदंडों की समीक्षा हर 3 साल में की जाएगी। सरकार देखेगी कि क्या स्कूल सही जगह पर है या उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है। 3 साल में समीक्षा, ये अवधि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, और नियमों में ये भी लचीलापन है कि अगर इलाका बहुत दुर्गम है, पहाड़ी है या बाढ़ भूस्खलन का खतरा है तो ये 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दूरी कम भी की जा सकती है। और जहां स्कूल खोलना ही मुमकिन नहीं, बहुत दूर दराज की बस्ती है, वहां सरकार मुफ्त ट्रांसपोर्ट या फिर आवासीय सुविधा मतलब हॉस्टल का इंतजाम करेगी।
इसी भाग में धारा 4(8) में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। हाँ, वो गैर भेदभाव वाली बात। ये आरटीई एक्ट की धारा 8C और 9C से जुड़ी है। ये कहती है कि राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी जैसे पंचायत या नगरपालिका ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी बच्चे के साथ, खासकर जो कमजोर या अलाभित समूह से है, उसके साथ स्कूल में कोई भेदभाव ना हो। किस तरह का भेदभाव? किसी भी तरह का। न कक्षा में अलग बिठाना, न मिड डे मील में अलग लाइन लगवाना, न पानी या टॉयलेट इस्तेमाल करने से रोकना, मतलब पूरी तरह समानता। और ये भी पक्का करना है कि स्कूल में जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर कोई बच्चे को परेशान न करे, कोई दुर्व्यवहार न हो। ये तो बहुत ही अहम है। बिल्कुल। इसी भाग में सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं की लिस्ट भी है। किताबें, दोपहर का भोजन, एमडीएम और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सभी लड़कियों को मिलेगी और एससी, एसटी और बीपीएल परिवारों के लड़कों को भी मिलेगी। अच्छा, यूनिफॉर्म सबको नहीं, लड़कियों और एससी, एसटी, बीपीएल लड़कों को। ठीक है। और डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी की कुछ खास जिम्मेदारियां बताई गई हैं, जैसे हर साल 30 मई से पहले स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर की स्थिति बताना और उसे पब्लिक करना, और फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जहां टीचर ज्यादा हैं वहां से कम वाली जगह पर भेजना, मतलब समायोजन करना। 30 मई और जुलाई का दूसरा हफ्ता, ये तारीखें नोट करने वाली हैं। जी। और धारा 5 से 10 तक वो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारियां बताती हैं, जैसे SCERT पाठ्यक्रम और मानक तय करेगा, डाइट, BEO, CRC ये सब फील्ड में जाकर स्कूलों की निगरानी करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और हेडमास्टर और टीचर की सीधी जिम्मेदारी है पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों की सीखने की प्रगति पर नजर रखना। हाँ, और इसी में वो बॉक्स फाइल वाली बात भी है धारा 9 में। हाँ, वो अनोखी चीज, हर बच्चे की अपनी फाइल जिसमें वो रोज का सीखा हुआ अपने शब्दों में लिखेगा। ये वाकई दिलचस्प है। और धारा 11 कहती है कि BO यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने इलाके के जन्म से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे का रिकॉर्ड रखेगा, घर घर जाके सर्वे करके। जन्म से 14 साल मतलब जो स्कूल नहीं जा रहे उनका भी? हाँ, सबका, ताकि पता रहे कौन स्कूल जा रहा है, कौन नहीं, कौन ड्रॉप आउट है, किसे खास जरूरत है। और ये रिकॉर्ड हर साल अपडेट होगा और पब्लिक डोमेन में, मतलब आम लोगों की पहुंच में रखा जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो इस भाग 3 के मुख्य बिंदु क्या हुए? पड़ोसी स्कूल के मानक, दूरी 3 किलोमीटर, आबादी 2400, बच्चे 25 से 40, 3 साल में समीक्षा, गैर भेदभाव का सिद्धांत, मुफ्त सुविधाएं, किताबें, एमडीएम, यूनिफॉर्म, पीटीआर अधिसूचना डीओ द्वारा 30 मई तक, बीओ द्वारा बच्चों का रिकॉर्ड जन्म से 14 साल। जी, इस पर सवाल आ सकता है कि उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में फीडर स्कूल की कक्षा 5 में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए? बी 25 बच्चे। या स्कूलों में गैर भेदभाव सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? सी राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण। या फिर पीटीआर की अधिसूचना कब तक जारी होनी है? सी 30 मई से पहले। बिल्कुल। अब आगे? अब आते हैं भाग 4, स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियां। इसमें धारा 12 से 18 है, और धारा 12 है सबसे ज्यादा चर्चित प्रावधानों में से एक, 25% आरक्षण। जी हाँ, ये धारा कहती है कि जो विनिर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि, और जो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल जिन्हें सरकार से मदद नहीं मिलती, हाँ, उन स्कूलों को अपनी एंट्री लेवल क्लास यानी कक्षा 1 या अगर प्री स्कूल है तो उसमें 25% सीटें अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। ये 25% का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये प्रवेश भी पास पड़ोस की सीमा के आधार पर ही होंगे। BEO और SMC इन बच्चों की पहचान में मदद करेंगे। और एक बार बच्चा दाखिल हो गया तो उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना क्लास में, ना खेलने में, ना खाना खाने में। इसी धारा में उपस्थिति का भी एक नियम है ना? हाँ, वो थोड़ा सख्त है। अगर कोई बच्चा लगातार 90 कामकाजी दिनों में 60 से ज्यादा दिन स्कूल नहीं आता तो उसे अस्थायी ड्रॉप आउट माना जा सकता है। तो क्या उसे स्कूल से निकाल देंगे? नहीं, निकालेंगे नहीं, पर उसकी जो मुफ्त हकदारियां हैं जैसे मिड डे मील वगैरह वो रोकी जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस स्कूल आने लगेगा वो बहाल हो जाएंगे। अच्छा, और इसी भाग में स्कूलों को DISC डेटा जमा करने की बात भी है। हाँ, धारा 12(1)(12) कहती है कि हर स्कूल को 30 सितंबर तक अपना DISC डेटा BEO के जरिए DEO को जमा करना होगा। ये अनिवार्य है। 30 सितंबर, ठीक है।
और ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी के बारे में क्या नियम है? बहुत साफ नियम है। कोई भी स्कूल टीसी देने से मना नहीं कर सकता, ना ही देरी कर सकता है और ना ही इसके लिए कोई फीस ले सकता है। प्रधानाध्यापक इसे जारी करेंगे। ये टीसी वाला नियम बच्चों के लिए बहुत मददगार है, खासकर अगर परिवार को कहीं और जाना पड़े। हाँ, अब धारा 13 बात करती है प्रतिपूर्ति की, मतलब रीइंबर्समेंट की। किस चीज की प्रतिपूर्ति? जो निजी स्कूल 25% कोटे के तहत बच्चों को दाखला देते हैं, उन्हें सरकार उन बच्चों पर होने वाले खर्च की भरपाई करेगी। कितनी भरपाई? क्या स्कूल जितनी फीस लेता है उतनी? नहीं, ये जरूरी नहीं। राशि इस आधार पर तय होगी कि राज्य सरकार अपने सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पर सालाना कितना खर्च करती है, मतलब प्रति बालक व्यय के आधार पर। और ये राशि कौन तय करेगा? इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव होंगे। अच्छा, तो ये सरकारी खर्च पर आधारित है, निजी स्कूल की फीस पर नहीं। जी, और एक बात और, अगर किसी निजी स्कूल को सरकार से पहले ही किसी तरह की रियायत मिली हुई है, जैसे जमीन सस्ते में मिली हो, और उस रियायत के बदले वो कुछ बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए बाध्य है, तो उसे उस हद तक प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, और धारा 14? धारा 14 दो चीजों पर पूरी तरह रोक लगाती है: कैपिटेशन फीस लेना और स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाना। कैपिटेशन फीस मतलब डोनेशन, और स्क्रीनिंग मतलब बच्चे या माँ बाप का टेस्ट या इंटरव्यू लेना। हाँ, एडमिशन के लिए ये दोनों ही चीजें गैरकानूनी है। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, और अगर कोई स्कूल 3 से ज्यादा बार ये गलती करता है तो उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 3 बार से ज्यादा? ये तो गंभीर है। बिल्कुल। धारा 15 आयु के प्रमाण के बारे में है। एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र का सबूत चाहिए। क्या क्या चलेगा सबूत के तौर पर? सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र, अगर वो नहीं है तो अस्पताल या एएनएम का रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, गांव का रजिस्टर, या फिर माता पिता या अभिभावक खुद लिख कर दे दें कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर कोई और सबूत नहीं है तो माता पिता की ये घोषणा ही फाइनल मानी जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब दस्तावेज न होने पर एडमिशन नहीं रोकेगा। यही मकसद है। धारा 16 कहती है कि एडमिशन की वैसे तो अवधि सत्र शुरू होने से 3 महीने तक है, यानी 31 जुलाई तक। लेकिन अगर कोई बच्चा उसके बाद आए तो भी उसे एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। देर से आने वाले बच्चों को भी लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे पढ़ाई में साथ आ सकें। 31 जुलाई तक, पर बाद में भी मना नहीं। ठीक है। अब आती हैं धारा 17 और 18 जो स्कूलों की मान्यता यानी रिकॉग्निशन से जुड़ी हैं। ये गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होती हैं। मान्यता कौन देगा? इसके लिए हर जिले में एक जिला मान्यता समिति होगी जिसके अध्यक्ष डीईओ होंगे। स्कूल को मान्यता के लिए फॉर्म 1 में अप्लाई करना होगा। फॉर्म 1, ठीक है। फिर बीओ स्कूल का निरीक्षण करेगा। अगर स्कूल आरटीई एक्ट के सारे मानक पूरे करता है तो डीईओ उसे फॉर्म 2 में मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये 5 साल के लिए वैध होगा। अच्छा, 5 साल। और अगर सारे मानक पूरे नहीं हो रहे हों तो? अगर स्कूल पीटीआर जैसे कुछ मानक तो पूरे कर रहा है पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कमी है, तो उसे फॉर्म 3 में 3 साल के लिए अनंतिम मान्यता प्रोविजनल रिकॉग्निशन मिल सकती है। उसे 3 साल में कमियां पूरी करनी होंगी। अगर कर लेता है तो फॉर्म 2 मिल जाएगा, नहीं तो मान्यता रद्द हो सकती है। तो फॉर्म 1, 2, 3 और अवधि 5 साल, 3 साल। ये याद रखना है। और मान्यता की शर्तें क्या हैं? कई शर्तें हैं, जैसे स्कूल किसी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा चलाया जाए, फायदे के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट, संवैधानिक मूल्यों का पालन करे, 25% आरक्षण लागू करे, कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग ना करे, DIIC डेटा जमा करे वगैरह। और धारा 18 मान्यता वापस लेने के बारे में है। हाँ, अगर डीओ को लगता है या कोई शिकायत मिलती है कि स्कूल शर्तों का पालन नहीं कर रहा तो वो कार्रवाई कर सकता है। स्कूल को नोटिस दिया जाएगा, सुनवाई का मौका मिलेगा, एक समिति जांच करेगी। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो निदेशक स्कूल शिक्षा की मंजूरी से डीईओ मान्यता वापस ले सकता है। क्या स्कूल इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। स्कूल डीईओ के आदेश के खिलाफ 15 दिनों के अंदर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। राज्य सरकार का फैसला 2 महीने में आएगा और वो अंतिम होगा। 15 दिन में राज्य सरकार के पास अपील, ये समय सीमा महत्वपूर्ण है। जी, तो इस भाग 4 से कई सवाल बन सकते हैं, जैसे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कितना कोटा है? उत्तर 25%।
3 से ज्यादा बार कैपिटेशन फीस लेने पर क्या हो सकता है? उत्तर, मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। मान्यता वापस लेने के आदेश के खिलाफ अपील कहां होगी? उत्तर, राज्य सरकार 15 दिन में। स्थायी मान्यता फॉर्म 2 कितने साल के लिए वैध है? उत्तर, 5 साल। डाइसे कब तक जमा करना है? उत्तर, 30 सितंबर। और मेमोरी ऐड। ठीक है, अब चलते हैं भाग वी, स्कूल प्रबंधन समिति, SMC, धारा 19 से 27। ये किन स्कूलों पर लागू है? ये सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू हैं। जो गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं, उन पर यह लागू नहीं होता। ठीक है। SMC का मकसद क्या है? मकसद है स्कूल के काम में माता पिता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, RTE के लक्ष्यों को पाना और फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। इसके 2 हिस्से हैं, एक आम सभा जनरल बॉडी और एक कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आम सभा में कौन होते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के माता पिता या अभिभावक, सभी टीचर, स्थानीय पंचायत या वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि और पंचायत सचिव। और इसके पदाधिकारी कौन होते हैं? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जो माता पिता में से ही चुने जाते हैं। और स्कूल का हेडमास्टर या सबसे सीनियर टीचर पदेन सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी होता है। चुनाव से चुने जाते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष। हाँ, हर साल चुनाव होता है, सत्र शुरू होने के 3 हफ्ते के अंदर। और आम सभा की बैठक साल में कम से कम 3 बार होनी जरूरी है। और कार्यकारी परिषद EC? ये रोजमर्रा का काम देखती है। इसकी बैठक हर महीने होती है, महीने के पहले शनिवार को। इसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव तो पदेन होते ही हैं, साथ में स्थानीय प्रतिनिधि और चुने हुए अभिभावक सदस्य होते हैं। कितने अभिभावक सदस्य? ये स्कूल में बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर 60 तक बच्चे हैं तो 8 सदस्य, 61 से 180 तक हैं तो 10 और 180 से ज्यादा हैं तो 12 अभिभावक सदस्य चुने जाएंगे। अच्छा, 8, 10 या 12। और इसमें कुछ खास प्रतिनिधित्व का भी नियम है? हाँ, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहली, कार्यकारी परिषद में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी, अनिवार्य है ये। 50% महिलाएं, ये बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अगर चुने हुए सदस्यों में SC, ST, OBC या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के माता पिता का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है तो उन्हें मनोनीत किया जाएगा। मतलब सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। अब SMC के काम क्या है? धारा 22 में काम बहुत सारे हैं। स्कूल के कामकाज की निगरानी करना, स्कूल विकास योजना SDP बनाना और उसे लागू करवाना, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर नजर रखना, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों तक पहुंच रही हैं या नहीं ये देखना, मिड डे मील की गुणवत्ता जांचना। और शिक्षकों से जुड़े काम भी हैं? हाँ, ये खास है। SMC को शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करनी है। अगर कोई टीचर नियमित रूप से अनुपस्थित रहता है या ठीक से नहीं पढ़ाता तो SMC इसकी शिकायत BEO या DEO या बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR तक कर सकती है। शिकायत कर सकती है। और वे शिक्षकों के ट्रांसफर की सिफारिश भी कर सकते हैं। अगर कोई टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके सम्मान के लिए, या अगर किसी का प्रदर्शन खराब है तो उसके लिए भी। हालांकि ये सिर्फ सिफारिश होगी, फैसला तो विभाग ही करेगा। बिल्कुल। धारा 23 कहती है कि SMC का अपना बैंक खाता होगा जो अध्यक्ष और सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चलेगा। सारे सरकारी अनुदान इसी खाते में आएंगे। वित्तीय पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है। और SDP के बारे में क्या है? धारा 24 स्कूल विकास योजना यानी SDP 3 साल के लिए बनाई जाएगी, जिसमें हर साल की अलग उपयोजना होगी। इसे वित्तीय वर्ष खत्म होने से कम 3 महीने पहले तैयार करना होगा। इसमें स्कूल की जरूरतें जैसे कितने टीचर चाहिए, क्या मरम्मत होनी है, कितनी पैसे चाहिए, ये सब लिखा होगा। तो SMC का फंडा काफी विस्तृत है। मुख्य बातें क्या है? SMC निजी स्कूलों में नहीं, EC में 50% महिलाएं, बैठक आम सभा 3 साल, EC मासिक, मुख्य काम निगरानी, SDP 3 साल, शिक्षक उपस्थिति, ट्रांसफर सिफारिश, बैंक खाता संयुक्त। इस पर प्रश्न आ सकता है कि SMC की कार्यकारी परिषद में महिला सदस्यों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? 50%। या SDP कितने साल के लिए बनती है? 3 साल। या SMC का बैंक खाता किसके संयुक्त हस्ताक्षर से चलता है? B अध्यक्ष और सदस्य सचिव। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं भाग V, शिक्षक, धारा 28 से 33। धारा 28 कहती है कि टीचर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कौन तय करेगा? ये NCTE तय करेगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और ये नियम सभी स्कूलों पर, सरकारी और निजी, सब पर लागू होगा। ठीक है,
धारा 31 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें क्या खास है? नियमित पढ़ाने, मूल्यांकन करने, रिकॉर्ड रखने के अलावा 2 बातें खास तौर पर कही गई हैं जो शिक्षकों को नहीं करनी है। क्या है वो? पहला, किसी भी तरह का शारीरिक दंड देना या मानसिक उत्पीड़न करना, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हाँ, ये तो आरटीई एक्ट का मूल सिद्धांत है। और दूसरा है निजी ट्यूशन में शामिल नहीं होना, मतलब स्कूल के टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण निषेध हैं, शारीरिक दंड और निजी ट्यूशन। जी। धारा 32 शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र की बात करती है, और धारा 33 फिर से पीटीआर यानी छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने की बात दोहराती है, जिसकी जिम्मेदारी डीईओ की है। अधिसूचना 30 मई तक, समायोजन जुलाई तक। तो शिक्षकों वाले भाग से मुख्य बातें: योग्यता एनसीटीई तय करेगा, शारीरिक दंड निजी ट्यूशन मना है, पीटीआर बनाए रखना डीईओ की जिम्मेदारी। सवाल हो सकता है कि कौन सा काम शिक्षकों के लिए निषिद्ध है? उत्तर होगा सी, शारीरिक दंड देना, या ए, निजी ट्यूशन पढ़ाना, विकल्पों के आधार पर। या न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? उत्तर सी, एनसीटीई। सही। अब अगला भाग वी, पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति, धारा 34-35। धारा 34 फिर से पुष्टि करती है कि राज्य का शैक्षणिक प्राधिकरण SCERT ही है। हाँ, और SCERT के काम भी बताए गए हैं। पाठ्यक्रम बनाना, NCF और SCF के आधार पर पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश बनाना, टीचर ट्रेनिंग डिजाइन करना, और बच्चों की सीखने की प्रगति की निगरानी भी। हाँ, नियमित रूप से सैंपल सर्वे के जरिए बच्चों के सीखने के स्तर की निगरानी करना और ब्लॉकवार रिपोर्ट जारी करना भी SCERT की जिम्मेदारी है। धारा 35 सर्टिफिकेट के बारे में है। जी। जब बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेगा, यानी कक्षा 8 पास कर लेगा, तो स्कूल उसे एक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र देगा। ये फॉर्म 5 में दिया जाएगा। फॉर्म 5, ये याद रखना है, ये मार्कशीट जैसा होगा। नहीं, ये पारंपरिक पास फेल वाली मार्कशीट नहीं होगी। इसमें बच्चे की पूरी शैक्षिक प्रगति और सहपाठ्यक्रम उपलब्धियों का ब्यौरा होगा। और स्कूल को ये सर्टिफिकेट देने से पहले ये पक्का करना होगा कि बच्चे ने वाकई सीखने का अपेक्षित स्तर हासिल कर लिया है। तो इस भाग से शैक्षणिक प्राधिकरण SCERT, पूर्णता प्रमाण पत्र फॉर्म 5। सवाल हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 5 में। बिल्कुल। और अब हम आते हैं अंतिम भाग पर। भाग 8, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, धारा 36 से 38। धारा 36 किसकी बात करती है? ये राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR की भूमिका बताती है, जिसे राज्य सरकार बनाएगी। ये आयोग देखेगा कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। और अगर SCPCR नहीं बना हो तो एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर 6 महीने के अंदर एक शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण REPA बनाया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष जो शिक्षा या बाल अधिकारों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो, और 2 सदस्य, कम से कम 1 महिला होंगे। ठीक है। और धारा 37? ये शिकायतें दर्ज करने के तरीके बताती है। SCPCR या REPA एक चाइल्ड हेल्पलाइन बना सकते हैं, जिस पर SMS, फोन, चिट्ठी, इंटरनेट किसी भी तरह से शिकायत की जा सके। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये जरूरी है ताकि लोग बिना डरे शिकायत कर सकें। हाँ, और आखिरी धारा 38, राज्य सलाहकार परिषद, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। ये राज्य सरकार को RTE के बेहतर कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए बनाई जाएगी। इसके सदस्य कौन होंगे? इसके पदेन अध्यक्ष होंगे स्कूल शिक्षा मंत्री, और सदस्यों में कई विभागों के सचिव, जैसे स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, SCPCR के अध्यक्ष, SSA के राज्य परियोजना निदेशक, SCERT के निदेशक, और साथ ही शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें भी कोई महिला प्रतिनिधित्व का नियम है? हाँ, इसमें भी कम से कम 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी, और इसकी बैठक कम से कम हर तिमाही यानी हर 3 महीने में एक बार होनी जरूरी है। तो इस अंतिम भाग से मुख्य बातें: अधिकारों का संरक्षण SCPCR या REPA करेगा, शिकायत के लिए हेल्पलाइन होगी, और सलाह के लिए राज्य सलाहकार परिषद होगी, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। बैठक त्रैमासिक होगी और 13 महिला सदस्य होंगी। और इस पर सवाल आ सकता है कि राज्य सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? C, स्कूल शिक्षा मंत्री। या इसकी बैठकें कितनी बार होनी चाहिए? C,
कम से कम त्रैमासिक। बहुत बढ़िया। तो हमने उत्तराखंड आरटी नियम 2011 के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लिया है। परिभाषाओं से लेकर पड़ोस के स्कूल, 25% कोटा, एसएमसी की भूमिका, शिक्षकों के कर्तव्य, गुणवत्ता पर जोर और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के तंत्र तक। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक राष्ट्रीय कानून को राज्य स्तर पर बिल्कुल ठोस कार्यों और जिम्मेदारियों में बदला गया है। आय सीमाएं, दूरियां, प्रतिशत, समितियों की बनावट, फॉर्म नंबर, समय सीमाएं, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर ही कानून को जमीन पर उतारती हैं। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए निष्कर्ष यही है कि इन राज्य विशिष्ट बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सी समिति में कौन है, किस फॉर्म का क्या नंबर है, कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है, ये सब पता होना चाहिए। बिल्कुल। और ये नियम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमें ये भी समझाते हैं कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार हमें मिला है वो असल में काम कैसे करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और कैसे ये लाखों बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन नियमों में हमने देखा कि कई फॉर्म 1 से 5 और परिशिष्टों का जिक्र है जिनमें शर्तें और प्रक्रियाएं लिखी हैं। अब सोचिए, अगर आम माता पिता समुदाय के लोग इन फॉर्म्स के बारे में ज्यादा जानें, उन्हें ये आसानी से मिलें, तो क्या वे स्कूलों और अधिकारियों से अपने बच्चों के अधिकारों और स्कूलों की जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा आत्मविश्वास और जानकारी के साथ बात नहीं कर पाएंगे? ये जानकारी और जागरूकता उन्हें कैसे और सशक्त बना सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।